भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन, नए क्षितिज तलाशने के लिए वायु शक्ति अभ्यास 2024 Vayu Shakti 2024 will bring together all facets of air power by seamless integration of airborne and ground assets in order to demonstrate our ability to operate swiftly and decisively in a near realistic wartime scenario. आज हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल बकुल उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू आपका TNN न्यूज़ नेटवर्क का, जिन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित किया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आज की बदलती युद्ध की परिस्थिति में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास 2024 कितना अहम हो जाता है, और साथ ही ये अभ्यास जो है वो 1954 से भारतीय वायुसेना करती आ रही है, तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। ठीक है, अब जैसे आपने बताया 1954 से ये चलता आ रहा है। इसमें एक तरह से फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कि आपके भारतीय वायुसेना की मार्ग शक्ति का एक प्रदर्शन होता है। ये प्रदर्शन न सिर्फ भारत बल्कि काफ़ी सारे देश करते हैं जी। और इसके प्रदर्शन के अंदर आप न सिर्फ आम जनता, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, माननीय नागरिक एंड सामान्य नागरिक सब आते हैं, सब करते हैं। एक दिलचस्प कहानी है 1954 या उसके बाद वाले FPD की, जब तिलपत रेंज पे होता था जी। जब पहली बार जनता के लिए ये खोला गया तो इतने सारे लोग आ गए कि वहाँ 3 दिन का ट्रैफिक जैम हो गया एंड उसके चलते वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाई गई थी, जो कि जिसका फायदा सब दिल्ली और फरीदाबाद वाले लोगों को। एनीवेज, कमिंग बैक टू वायु शक्ति, तो वायु शक्ति एक एयरफोर्स की तैयारी, जो कि एक रियलिस्टिक सिनारियो के अंदर आप युद्ध लड़ोगे तो किस तरह से होगा जी। जिसके अंदर मल्टीपल बेसिस से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना, उनको पैकेजिंग करना, उनको साथ लाना, उनको गाइड करना कि आप दुश्मन की टेरिटरी में दुश्मन के विमान, दुश्मन के रडार, उनकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज या मिसाइल सिस्टम को करके कैसे जाएंगे। तो एक तरह से युद्ध अभ्यास है जी, जिसका अंत जो होता है आप टारगेट पे जाके जो वेपन डालते हैं वो है, और जो दर्शकों को दिखता है वो खाली अंत वाला हिस्सा दिखता है। आखिर में जब हवाई जहाज जाके टारगेट के ऊपर अपना सटीक निशाना लगाता है जी। बदलते परिस्थितियों के कारण अभी हमारा जो आयुध है, दैट हैज बिकम, जिसे बोलते हैं कि प्रिसिजन स्ट्राइक म्यूनिशंस जी। यानी कि आप निर्धारित टारगेट को एक बिंदु के ऊपर जाके उसके ऊपर अपना शस्त्र गिरा सकते हैं, अपना बम गिरा सकते हैं, जो लेजर गाइडेड होते हैं। गाइडेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरह की जो प्रिसिजन गाइडेंस है, इसकी वजह से पूरा मॉडर्न वॉरफेयर सिनारियो चेंज हो गया जी। एंड जिसके लिए हमारे वायु योद्धा अभ्यास करते हैं। इसके साथ साथ होता है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो किसी को नजर नहीं आता है जी। तो वो हम अपना आंतरिक प्रशिक्षण के हिसाब से करते हैं, आपस में करते रहते हैं जी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज आपकी मिसाइल्स टेस्ट की जाती हैं वास्तविक परिस्थितियों में एक्चुअल फायरिंग के साथ जी। तो फॉर एग्जांपल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो एक मीफ यानी कि मैन्योरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मीट, उसके ऊपर दागी जाती है, या फिर कोई एक फ्लेयर गिराई जाती है हवाई जहाज से, जो पैराशूट के जरिए धीरे धीरे आती है, क्योंकि थर्मल हिट सीकिंग मिसाइल्स होते हैं। इसी तरह एयर टू एयर मिसाइल की भी फायरिंग की जाएगी इस बार 2024 के अंदर, जो आप दुश्मन जहाज को बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि आप नजरों से उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वार कर सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रडार फ्रॉम द ग्राउंड एंड द वेपन लोकेटिंग रडार और द वेपन रडार इन द एयरक्राफ्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलाया जाता है। इसका सिर्फ एक नमूना दिखाया जाएगा, वास्तव में आप टारगेट को मीट को ही करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो एक प्रिसिजन गाइडेंस वेपन्स अंडर नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट, इसका ये अभ्यास है, वायु शक्ति 2024 में है जी। इसमें एक खास बात और है कि हमारी भारतीय सेना भी इसमें हिस्सा लेगी, जो कि प्रथम बार है अपने हवाई जहाज़ों के साथ, हेलीकॉप्टर्स के साथ। भारतीय नौसेना जाहिर रूप से वहाँ हिस्सा नहीं ले पाएगी, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी वाटर बॉडी तो है नहीं, बट जो भी हमारे साथ जॉइंट है हमारे ऑपरेशन सेंटर्स के अंदर गाइडेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। जी जी
सर ऐसे बहुत सारे युद्ध अभ्यास करती रहती है भारतीय वायुसेना, चाहे वो इंटरनल हो या फिर दूसरे दोस्त देशों के साथ में। पर्टिकुलर इस टाइप के जो युद्ध अभ्यास रहते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया, चाहे वो दोस्त देश हो चाहे दुश्मन देश हो, सब देखते हैं, उसकी नज़र रहती है। तो सारे देश अगर ये एक्सरसाइज करते हैं अपने अपने तौर तरीके से, इन सब के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका खुद का तैयारी का टेस्ट करना जी। कि आप कितने तैयार हैं, आप किस तरह से इतनी बड़ी इवेंट को जिसको देखने के लिए वीआईपीज आते हैं, दूसरे विदेशों के राजदूत आते हैं, डिफेंस अटैचीज आते हैं, जिसका टेलीकास्ट लाइव होता है जी। तो एक तरह से एक टेस्ट है आपका जी कि टाइम मीट करना है, टाइम टीओटी बोलते हैं, टाइम ओवर टारगेट, जी। जिस पर तो आपकी शक्तियों का पूरा प्रशिक्षण एवं परीक्षण हो जाता है जी। आप कितने सटीक हैं, आप कितने पैकेजेस को कॉम्प्लेक्स तरीके से लाते हैं, एक पूरा सिनारियो बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप अपने पायलटों की, अपने योद्धाओं की जो ग्राउंड टू एयर वेपन्स चलाते हैं, हमारे गरुड़ कमांडोज की जो हवाई जहाज के द्वारा गिराए जाते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स की जो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करते हैं, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करते हैं, इन सब का एक तरह से प्रशिक्षण एवं परीक्षण जी। दोनों एक साथ होता है। इन सब के पीछे का उद्देश्य होता है कि अपने देश के नागरिकों को दिखाना कि हमारा क्या जी। कैपेबिलिटीज हैं, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज दैट वी हैव। हमारी कैपेबिलिटीज नागरिकों को दिखाया जाता है, उनको एक विश्वास दिलाया जाता है कि आपकी भारतीय वायुसेना, आपकी नौसेना और भारतीय सेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए एकदम तैयार है, अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट और आयुधों के साथ। इसके साथ साथ जहां हमारे दोस्त हैं दुश्मन, उनको हमारी शक्ति पे भरोसा मिलता है जी। उनको पता चलता है कि ये देश जिसकी सशस्त्र सेनाएं इतनी शक्तिशाली हैं, इनकी सीमाएं, इनके बॉर्डर सुरक्षित हैं, तो फिर उनका और आपका जो रिश्ता होता है, जैसे आप देखिए तो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है, सभी लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि सारे ताकतवर देश हैं। ये ताकत का जो परिणाम वो होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जी। इसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपकी सुरक्षित और शक्तिशाली होने के दम पर फ्रेंडली फॉरेन नेशंस जी। और कभी कभी हमारे दुश्मन देश आए जो प्रत्यक्ष रूप से वही तो कोई लड़ाई हर समय तो चलती नहीं, वो आपके देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जी। क्योंकि आप उनको सेफ्टी लगती है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है, पर वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ एसेट्स दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो हेंस भारतीय वायुसेना का ये प्रदर्शन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। जी सर, कोई भी सेना हो, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हो या कोई बाहर की भी सेना हो, उसके लिए मशीनरी, हथियार सिर्फ हथियार ही नहीं होते, उनके लिए वो एसेट होते हैं, उनके धरोहर होते हैं। पार्टिसिपेटिंग एसेट्स के बारे में जानना चाहूँगी आपसे, एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम के बारे में। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट और वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख है 121 एयरक्राफ्ट जी। हमारे विमान जो 121 उड़ेंगे, जिसके अंदर से मेरे ख्याल से 6 भारतीय सेना के भी हैं, इंडियन आर्मी के भी हैं, जिसमें से लगभग 75 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। ठीक है, इन फाइटर्स स्वदेशी तेजस, स्वदेशी प्रचंड जी। ये 2 प्रमुख हैं, और ध्रुव इज ऑल्सो गोइंग टू बी फ्लोन बाय द इंडियन आर्मी। जी। इसके साथ साथ राफेल, मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 MKI ये सब भी हिस्सा लेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर चिनूक है, अपाचीज हैं, प्रचंड तो मैंने बता ही दिया आपको, और मी-17 V5s and 1Vs ये हिस्सा लेंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर C-17, C-130 और AN-32 ये लोग हिस्सा लेंगे। जी। इंडियन आर्मी ALH Mark 4 ध्रुव के साथ पार्टिसिपेट करेगी। जहाँ तक सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मारने की मिसाइल जो हैं, जो उसके 2 हमारी प्रमुख हैं, आकाश और दूसरा है समर। जी। आकाश एक मीडियम रेंज का है, समर एक एयर टू एयर मिसाइल थी जिसको हमने कन्वर्ट करके ग्राउंड टू एयर करा है। ये भी डिस्प्ले पे होंगी। हमारे ऑफकोर्स द एरियल टारगेट्स मीट, जिसको मैंने बताया मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स, ये भी डिस्प्ले पे होंगे। लक्ष्य नाम का भी एक टारगेट है। ठीक है। सो एंड एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग के अंदर हम फ्रांस निर्मित मिका मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करने वाले। इसके साथ साथ कुछ हमारे रडार्स वगैरह भी होंगे जो इस्तेमाल होंगे, पर वो बैकड्रॉप में होंगे जो दर्शकों को नजर नहीं आएंगे। दे विल बी ऑपरेटिंग इन द रियलिस्टिक सिनेरियो। जी। सो ये हमारे एसेट्स। जी सर, MiG-21 के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक सर्विंग ऑफिसर
के कार्यकाल में ये पहली बार होगा कि MiG-21 पार्टिसिपेट नहीं करेगा वायु शक्ति में, तो उसके बारे में आपकी राय? नॉस्टैल्जिक प्रश्न है, क्योंकि MiG-21 1971 के युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुआ तो 1962 के बाद आया था, एंड इट हैज़ बीन एन बैकबोन, हमारे भारतीय वायुसेना का एक स्तंभ रहा है काफ़ी सालों तक। और MiG-21 हमने उसको काफ़ी अपग्रेड भी किया है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा देर चला पाए। जैसे सब जानते हैं हमारे फाइटर स्क्वाड्स की संख्या थोड़ी सी कम है जितने हमारे को होनी चाहिए, 42 होनी चाहिए, लेकिन अभी करीब 32 या 33 के करीब। तो हमने काफ़ी अपग्रेड्स करके काफ़ी अच्छा बना के उसको इस्तेमाल किया, उसका वेपन सिस्टम, उसका मिसाइल्स वगैरह सब अपग्रेड किए थे। तो एक तरह से एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है फॉर ऑल द मिग फाइटर पायलट्स इन पर्टिकुलर, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए, कि पहली दफ़ा फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन या वायु शक्ति के अंदर MiG-21 नहीं होगा। हमने उसको अलविदा मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ही कर दिया था, एंड इट हैज़ बीन अ स्ट्रेंथ टू द इंडियन एयरफोर्स। इट विल बी मिस्ड, बट वी हैव बेटर एयरक्राफ्ट, हमारे पास उससे बेहतर हवाई जहाज हैं। अब आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का मकसद रहता है। कुछ लोग हमेशा पीछे छोड़ जाएंगे, इसी तरह कुछ हवाई जहाज हमेशा पीछे छोड़ जाएंगे। सर, इस बार वायु शक्ति में स्वदेशी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम पर काफ़ी फोकस किया गया है, उसके बारे में थोड़ा आपसे ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। जी, स्वदेशी तो अपने भारत सरकार के जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो काफ़ी सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स निकाले जी, उसका एक नतीजा है। तेजस विमान, प्रचंड, ध्रुव, समर, आकाश, ये सारी हमारी इंडिजिनस एयरफोर्स रिलेटेड वायुसेना के संबंधित विमान और उनके शैलीज हैं और मिसाइल सिस्टम्स हैं। आप जानते हैं कि भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, हम सबसे ज़्यादा आर्म्स आयात करते हैं जी। 11% दुनिया भर के जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका हिस्सा भारत को है। सर, इसके पीछे का रीज़न मैं जानना चाहूँगी आपसे। जी, इसका रीज़न सिंपल है। हमारे इकोसिस्टम के अंदर हमने सिर्फ DRDO, HAL और इन कुछ अनुसंधानों संस्थाओं के ऊपर सारा भार डाल दिया था जी। मेरे हिसाब से एक विकसित देश बनने जा रहे भारत को प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहिए, और ये पिछले 10-12 साल से हो रहा है जी सर। ये प्राइवेट सेक्टर के आने से हमारी जो क्षमता है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डिफेंस के, ये बढ़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज भी निकाली हैं, नो इम्पोर्ट लिस्ट भी निकाला है। साल प्रति साल आप देखेंगे कि जो हमारा बजट है उसमें जो एलोकेशन है फॉर इंडियन मेड वेपन सिस्टम्स बढ़ता चला जा रहा है जी। ठीक है। सो ये होने के बावजूद हमारे पास अभी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है नहीं। हालांकि AMCA आएगा, अभी उसका रिसर्च चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, उसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट मेरे ख्याल से 2024 में होना है। AMCA के बाद आगे भी चलेंगे। तो जब तक ये हासिल नहीं होता है, वी हैव टू इंश्योर कि हमारी जो शक्ति है दुनिया में टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ के ना हो जी। तो ये टेक्नोलॉजी गैप जो हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में है उसको पूरा करने के लिए हमें मजबूरन निर्यात की जगह आयात करना पड़ता है। पर खुशी की बात यह है कि ये जो हमारे एयरक्राफ्ट जो स्वदेश निर्मित हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, वेपन्स के साथ डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को भरोसा दिलाएगा कि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि न सिर्फ हम अपने लिए इस्तेमाल करें, उसको निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 5-6 साल में हमारा एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ गया है। तो अभी तकरीबन $2.1 बिलियन, 2.1 अरब डॉलर्स के करीब हम 2023 में निर्यात करने जा रहे हैं। और इसी तरह हमारी क्षमता बढ़ती रही जो कि भारत सरकार की पॉलिसीज के साथ संबंध में है। तो मुझे लगता है कि जो उनका टारगेट है कि अगले 5 साल में हमें $5 बिलियन तक का निर्यात करना है, वो सफल हो पाएगा। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू शोकेस योर इंडिजिनस कैपेसिटी, टू गिव कॉन्फिडेंस टू द वर्ल्ड कि आप हम लाइव फायरिंग करके दिखाएंगे, हमारे जहाज इस्तेमाल करके, हमारे वेपन सिस्टम इस्तेमाल करके, और वो एक्यूरेट होंगे, सटीक निशान निकलेंगे। सो दैट इज द स्वदेशी एयरक्राफ्ट, एयर पावर के थ्रू पूरी दुनिया देखेगी, एयर पावर देखेगी, आपका स्वदेशी विमान एयरक्राफ्ट आप यूज़ कर रहे हैं।
तो इससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर डिफेंस को कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। हालांकि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, अभी एक धीमी गति से ये ट्रांसफर होगा। जी। आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अपाची हेलीकॉप्टर, टाटा एयरक्राफ्ट सिस्टम से कंपनी का नाम ठीक से याद नहीं मुझे, वो बना रही है। हमारे जो राफेल के मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो हम इंडिया वाले MBDA को सप्लाई कर रहे हैं। आप देखोगे तो F-16 फाइटर्स के जो विंग्स हैं वो भी अब भारत में निर्मित हो रहे हैं। पर ये सब चीज़ें हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, और ये हाई एंड टेक्नोलॉजीज को दूसरे प्राइवेट कंसर्न्स जो हैं वो अगर चलना चाहे तो फिर वो एंसिलरी सिस्टम्स में उनको जाना पड़ेगा। समथिंग स्मॉल लाइक नट्स एंड बोल्ट्स, आपके जो सील्स हैं, आपके जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटे मोटे प्लेयर्स जो स्टार्टअप्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक फोकस रहना चाहिए हमारे इंडिजनाइजेशन का कि हम कैसे इनको, और उनके जो QRs हैं, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका बिल्कुल सहयोग देने के लिए DRDO को भी छूट दी गई है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। जो भी निर्माता भारतीय वायुसेना या थल सेना या नौसेना के लिए कुछ भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है। एंड वन ऑफ द वीकेस्ट थिंग जो होता था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मेरे ख्याल से नेवी ने अभी एक इंडिजिनस वॉरफेयर सूट अपने युद्ध पोतों में लगाया। हम आशा करते हैं कि नज़दीक के भविष्य में एयरक्राफ्ट के अंदर भी हमारा ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अपने जहाज़ों के अंदर फिट होगा। और ये होने से एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर युद्ध करना पड़े और अगर वो युद्ध लंबा चलता है, रशिया यूक्रेन देख लीजिए, हमास इजराइल देख लीजिए, तो जो पहले एक विचारधारा थी कि 6-7 दिन के अंदर युद्ध का निपटारा हो जाएगा, आजकल वो थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। और जब लंबे समय तक युद्ध चलता है और आपकी डिपेंडेंस किसी और पे नहीं है, आप खुद उसके निर्माता हो, तो आपको फायदा कराता है आपकी सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए भी दिस ट्रांजिशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, HAL हैं, DRDO हैं, गार्डन रिसर्च जो युद्धपोत बनाता है, इनसे हम दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ जाएं तो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, आपका 3 डिकेड से ज़्यादा की आप सर्विस इंडियन एयरफोर्स में दे चुके हैं। कितनी एडवांस हुई है हमारी भारतीय वायुसेना, और कितनी एडवांसमेंट की और ज़रूरत है? काफ़ी एडवांस हुई, बहुत एडवांसमेंट हुई। जब मैं ज्वाइन किया था तो कोई सिस्टम्स वगैरह थे ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक के। सारा काम हम बोलते हैं NDB, नॉन डायरेक्शनल बीकन, उसके जरिए होता था। लोरान और इस तरह की चीज़ें होती थी। वेपन सिस्टम्स में ज़्यादातर युद्ध के जो आपके बम वगैरह थे नॉन स्मार्ट थे, यानी कि आपको अपने अंदाज से वो टारगेट देख के गिराने, उसकी एक्यूरेसी वॉज नॉट सो हाई, इतनी अच्छी थी नहीं जितनी आजकल के होने। आपका जो गाइडेंस सिस्टम्स हैं इंडिपेंडेंट भी है, GPS बेस्ड भी है, सैटेलाइट नहीं बेस्ड भी है, उसमें काफ़ी तरक्की हुई। आपका अपना खुद का नाविक आ गया है, आप खुद अपने एयरक्राफ्ट बनाने लग गए हैं, जो कि एक बार हमने बनाया था, मारूद बनाया था, HS-27 मारूद बनाया था हमने। आपका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनने लग गया है, आकाश। एंड तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये सब चीज़ें ऐसी डेवलप हुई हैं जिसके लिए हमने अपना खुद का इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे हम लोग FNET बोलते हैं एयरफोर्स में, वो भी डेवलप किया है। उसके साथ साथ हमने हमारे सिमुलेटर्स हैं, हमारे वेपन कैलकुलेटर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमने विकसित करी हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए। आज का जो वॉर प्लानिंग है इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि ये सारी सिस्टम यूज़ करने के बाद तो हम काफ़ी एडवांस हुए हैं। वन ऑफ द फ्रंट लाइन एयरफोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो क्या बाकी है? तो मेरे ख्याल से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मैंने पहले बताया आपको। दूसरा है कि हमारा वेपन सिस्टम्स, जिसको अभी भी इंडिजिनस हम बना रहे हैं, पहुँचते हैं, लेकिन अभी भी हमको उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। मिसाइल्स, अब मेरे ख्याल से ये एक क्षेत्र है जिसके अंदर हम काफ़ी हद तक प्रगति कर चुके हैं, और ये लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र, जिसका हम ट्रायल्स कर चुके हैं, वो Su-30 MKI में लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और लेकिन अभी भी उसका पेस कम है। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट तो है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का। इसके साथ साथ अंतरिक्ष, यानी कि हमारा सैटेलाइट सिस्टम, हमारी
अंतरिक्ष में स्थित निगाहें जो हैं, साइबर साइबर वॉरफेयर हैं, कम्युनिकेशंस हैं, इंटेलिजेंस हैं, ये सब अंतरिक्ष बेस्ड सोर्सेज पे रहता है। अभी भी मेरे ख्याल से उसके अंदर हम थोड़ा प्रगति और कर सकते हैं और भी एसेट्स लगा सकते हैं उसमें जितना जल्दी, हालांकि इसको हमने काफ़ी प्रगति कर ली और काफ़ी सैटेलाइट्स अभी चले गए, बट अगर आप अपने सक्षम वायुसेनाओं को देखें, अमेरिका, चीन, रूस, उनके जितने उपग्रह सैटेलाइट्स स्पेस में हैं उसके मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। तो एक और क्षेत्र है जहाँ पे हम तरक्की कर सकते हैं। जी सर, एयर वॉरियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एयर वॉरियर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम सबको, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, अथाक प्रयास और आपका युद्ध कौशल देश ने बार बार देखा है, जिसकी वजह से देश आपको सम्मान देता है। और इस सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको फिर से अवितरित अथाक प्रयास करते रहना पड़ेगा, युद्ध कौशल को बढ़ाते रहना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को आपने एम्ब्रेस करना होगा और उसमें भी सबसे बेहतर बन के दिखाना होगा, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। जी। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाएँ सब तरह से भारत देश को और भारतीय वायुसेना के परचम को हमेशा ऊंचा लहराएं रहे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद TNA न्यूज़ स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको और आपके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप प्रगति करते रहें, देश हित में काम करते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर।